Yes, sir. Yes, sir, Aditya. ओके, वॉइस क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके, तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज अपना टॉपिक जो है वो है हाउ टू राइट थीसिस। तो आप सबको जैसा कि फॉर्मेट सेंड किया गया था आपके ग्रुप के ऊपर में, और आपको बोला गया था कि आपको थीसिस प्रिपेयर करना है, तो बहुत से लोगों को डाउट था कि थीसिस में क्या क्या चीजें लिखना है, कंटेंट दिया है पर उसमें क्या चीज करना है। तो आज के ये वाले सेशन में अपन देखने वाले कि थीसिस होता क्या है, उसमें बेसिकली कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं और कौन से चैप्टर में क्या क्या चीजें लिखना है, तो वो सारी चीजें अपन आज के प्रेजेंटेशन में देखने वाले हैं। तो ये ओवरव्यू है आज के प्रेजेंटेशन का। तो आप सबसे पहले देखने वाले हैं लेआउट ऑफ थीसिस, थीसिस का क्या लेआउट होता है, फिर उसके बाद में प्रिपरेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स, प्रीलिमिनरी स्टडीज, रिजल्ट एंड डिस्कशन, कंक्लूजन एंड रेफरेंसेस। तो ये आज के प्रेजेंटेशन में ये अपन टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो अपन देखने वाले हैं वो है लेआउट ऑफ थीसिस। तो सबसे पहले अपन देखने वाले हैं कि लेआउट ऑफ थीसिस में क्या क्या चीजें होती है। तो लेआउट ऑफ थीसिस देखने का पहले सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए व्हाट इज थीसिस, थीसिस क्या है वो सभी को पता होना चाहिए। तो बेसिकली जो थीसिस है वो एक लॉन्ग पीस ऑफ पेपर, एक पेपर्स के ऊपर में आप रिटर्न वर्क करते हैं ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, स्पेशली वन दैट इज डन फॉर अ हायर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज, डिग्री और डिप्लोमा। तो जो भी चीजें आपने जो एक प्रोजेक्ट बनाया हो फाइनल ईयर में, आपको जो फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में, आपने फिफ्थ सेमेस्टर में प्लानिंग किए थे आपके प्रोजेक्ट की, और सिक्स सेमेस्टर में आप वो प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर रहे हो, मतलब जो भी आपने प्लानिंग की हो वो प्रोजेक्ट आप सिक्स सेमेस्टर में बना रहे हो। तो वो जो भी चीजें आप बना रहे हो तो वो आपको एक थेरोटिकल फॉर्म में, एक रिटर्न वर्क के फॉर्म में एक चीज लिखना पड़ता है, उस चीज को बोला जाता है थीसिस। तो वो जो भी चीजें अपन ने करे हो वो सारी चीजें आपको थीसिस के फॉर्म में लिखना है। तो ये एक बोलेंगे आप एक रिटर्न वर्क है जो कि आपको स्पेसिफिक जो भी आपका टॉपिक है, जो भी आपका प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड लिखना पड़ता है। तो और उसके बाद में एट द एंड ऑफ यूजी, पीजी, एमएस और पीएचडी, वन इज एक्सेप्टेड टू सबमिट अ रिपोर्ट ऑन द वर्क कैरिड आउट बाय हिम और दिस इज ट्रीटेड एज थीसिस। तो सभी आप अभी डिप्लोमा कर रहे हो, उसके बाद में कुछ लोग बी करोगे, कुछ लोग पीजी करोगे, एमएस करोगे या पीएचडी भी करोगे, तो हर किसी को जो भी आप प्रोजेक्ट करा जाता है तो प्रोजेक्ट के ऊपर में एक रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है कि जो भी आप वर्क कर रहे हो वो वर्क के ऊपर में आपको एक रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है, और वही रिपोर्ट को बोला जाता है थीसिस। तो वॉट एवर मे बी द वर्क ही और शी हैज डन, इट शुड बी प्रेजेंटेड इन ए मीनिंगफुल सो दैट द थीसिस इज रिकॉग्नाइज्ड और अप्रिशिएटेड। तो जो भी आप काम कर रहे हो वो आपको एक लॉजिकल सीक्वेंस मैनर में लिखना पड़ता है, तो और ऐसा लिखना पड़ता है जैसा वो आपको रिकॉग्नाइज करे और उसका अप्रिशिएट हो, जो कि मीनिंगफुल फॉर्म में हो। तो यही सारी चीजों को थीसिस बोला जाता है। तो अपन देखते हैं कि थीसिस में क्या क्या चीजें होती है आगे में। तो जो लेआउट ऑफ थीसिस है वो बेसिकली थीसिस को जो अपन डिवाइड करते हैं वो चैप्टर्स के टर्म्स में डिवाइड करते हैं। जो अपन थीसिस लिखते हैं, जैसा आपने बुक देखा है, कोई भी सब्जेक्ट की आप बुक कंसीडर करो तो बुक्स एक चैप्टर्स के फॉर्म में होती है। एक चैप्टर 1 होता है, वो चैप्टर में वो जो भी उसके वो चैप्टर की हेडिंग होती है वही उससे रिलेटेड वो चैप्टर कंप्लीटली रहता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है तो उससे रिलेटेड उसमें इंफॉर्मेशन होती है। तो उसी तरीके से जो आपके थीसिस है इसमें भी आप चैप्टर्स लिखे जाते हैं, जो कि आप वेरी कर सकते हैं 5 to 10। तो आप उसको अपने हिसाब से वेरी कर सकते हो कि आपको लगता है कि मेरे को ये इतने इतने चैप्टर रहना चाहिए, मैंने जितना वर्क किया है तो उसमें इतने चैप्टर बन सकते हैं, तो उसके हिसाब से 5 से 10 चैप्टर आप बना सकते हो। तो आपने जैसा भी वर्क कैरी आउट किया उसके हिसाब से 5 से 10 चैप्टर बनते हैं। और ये थीसिस में चैप्टर्स के अलावा और स्टार्टिंग के पेजेस रहते हैं जिसको इंफॉर्मेशन पेजेस बोलते हैं। तो प्रायर टू द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर, चैप्टर चालू करने के पहले, थीसिस में चैप्टर चालू करने के पहले, जैसे बुक्स वगैरह में चैप्टर होने के पहले स्टार्टिंग के पेजेस रहते हैं, उसका कवर पेज रहता है वो बुक का, तो उसके बाद में वो बुक का इंडेक्स रहता है और किसी को वो बुक डेडिकेट किया है तो वो सारी चीजें रहता है। तो उसी तरीके से अपने जो थीसिस रहती है उसमें भी प्रायर कुछ पेजेस रहते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन कंटेंट रहती है। टाइटल पेज, मतलब आपने कौन सा जो प्रोजेक्ट बना रहे हो वो प्रोजेक्ट का टाइटल पेज रहता है, तो वो टाइटल पेज आपको ऑलरेडी रेडीमेड दिया गया है।
आपको सिर्फ उसमें आपका जो भी टाइटल है आपके प्रोजेक्ट का वो टाइटल डालना है, और उसके बाद में आप जो स्टूडेंट्स आपके ग्रुप में होंगे वो स्टूडेंट्स और आपका गाइड डालना है। तो ये टाइटल पेज का फॉर्मेट आपको ऑलरेडी रेडीमेड दिया गया है। देन उसके बाद में रहता है थीसिस सर्टिफिकेट, मतलब जो थीसिस है उसमें एक सर्टिफिकेट दी जाती है, तो वो जो आपके गाइड है, उसके बाद में एचओडी सर, प्रिंसिपल सर और जो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर्स रहते हैं वो उसके ऊपर में सिग्नेचर करते हैं और वो सर्टिफाइड करते हैं कि जो भी आपने वर्क किया गया है वो ऑथेंटिक वर्क है, तो वो सर्टिफाई करते हैं, तो उसको बोला जाता है थीसिस सर्टिफिकेट। नेक्स्ट जो रहता है वो रहता है अपना एक्नॉलेजमेंट। तो एक्नॉलेजमेंट इसलिए रहता है कि आपने जो भी काम किया है उसमें आपकी जो जो हेल्प किया है, जिसने जिसने हेल्प किया है, इंस्टीट्यूशन में से आपको जो हेल्प मिली होंगी, या आप बाहर कहीं पे वर्कशॉप में बना रहे हो, या जहां से भी आपने हेल्प ली है, तो जहां से भी आपको हेल्प मिली है प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो आप उन लोगों को थैंक यू करने के लिए एक एक्नॉलेजमेंट लिया जाता है, ये एक एक्नॉलेजमेंट रहता है। नेक्स्ट रहता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट इज नथिंग बट रहता है कि ये एक आप बोल सकते हो कि अगर आप पूरी थीसिस को कंसिडर करोगे एक मूवी, अगर आप एक मूवी कंसिडर करते हैं थीसिस को, तो जो उसका मूवी का टेलर रहता है उस चीज को आप एब्स्ट्रैक्ट बोल सकते हो। मतलब एब्स्ट्रैक्ट एक सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके थीसिस में का, क्योंकि जो भी लोग रहते हैं वो पूरी थीसिस, अगर आपकी 70-80 पेजेस की थीसिस बन रही है तो 70-80 पेजेस की थीसिस नहीं पढ़ते हैं, वो सबसे पहले तो आपका टाइटल देखते हैं कि आपका टाइटल क्या है, और उसके बाद में वो देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट इज नथिंग बट द समरी, आपको पूरा जो थीसिस है उसका इंपॉर्टेंट जो है वो सारी चीजें आपको एब्स्ट्रैक्ट में मेंशन करना पड़ता है। तो एब्स्ट्रैक्ट किस तरीके से लिखा जाता है वो अपन आगे में देखेंगे डिटेल्स में। देन रहता है कंटेंट्स। तो कंटेंट इज नथिंग बट कि ये आप बोल सकते हैं कंटेंट्स को इंडेक्स, जो भी आपका थीसिस है उसमें कौन से पेज के ऊपर में क्या क्या चीजें स्टार्ट होने वाली, मतलब चैप्टर नंबर 1 कहाँ पे स्टार्ट होने वाला है, चैप्टर 2 का स्टार्ट होने वाला है, ये सारी चीजें आपको ये कंटेंट्स में देना पड़ता है। नेक्स्ट रहता है लिस्ट ऑफ फिगर। तो जो भी आपने फिगर्स वगैरह यूज किए हैं आपके थीसिस के अंदर में, तो उसकी भी आपको लिस्ट बनाना पड़ता है, और वो उसको प्रॉपर नंबरिंग करके वो कौन से पेज के ऊपर में आप कौन सी थीसिस लिख रहे हो, कौन से पेज के ऊपर में वो थीसिस में है वो फिगर्स, वो आपको उसके पेज नंबर वगैरह मेंशन करना पड़ता है। नेक्स्ट रहता है लिस्ट ऑफ टेबल्स। तो अगर आपके थीसिस में कुछ टेबल्स दिए होंगे तो उसको भी आपको मेंशन करना पड़ेगा कि कौन से टेबल्स दिए हुए उसकी लिस्ट और कौन से पेज के ऊपर में वो। एंड लास्टली जो रहता है चैप्टर्स के इसमें पहले वो रहता है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर बोले तो आपने अगर कोई इक्वेशंस यूज किए हैं या कुछ इक्वेशंस के अलावा और कोई बहुत सारी चीजें रहती है जो शॉर्ट फॉर्म में दी हुई रहती है, तो उस चीज को बोला जाता है नोमेनक्लेचर। कोई चीज सफिक्स में यूज करते हैं, कोई प्रीफिक्स में यूज करता है, तो वो सारी चीजें उसकी मीनिंग्स क्या है। जैसा आपने अगर जी यूज किया, स्मॉल जी कहीं पे, तो जी होता है अपना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो आपको नोमेनक्लेचर में वहां पे मेंशन करना पड़ेगा कि जी इज नथिंग बट ग्रेविटी। फिर उसके बाद में कोई यूज करता है सीओएन, मतलब सीओएन इज नथिंग बट रिप्रेजेंट करता है कन्वेक्शन को। अगर रो यूज किए तो रो रिप्रेजेंट करता है डेंसिटी को। मतलब जो आप सिंबल्स यूज कर रहे हैं वो सिंबल्स की मीनिंग क्या है, आपने जो भी सिंबल्स यूज किया आपके थीसिस में, वो सिंबल्स की क्या क्या मीनिंग है वो आपको सारी चीजें आपको मेंशन करना पड़ता है नोमेनक्लेचर्स में। तो ये कुछ कंटेंट्स रहते हैं जो आपके रहते हैं थीसिस में पहले, प्रायर टू दिस थीसिस के जो चैप्टर्स चालू होने के पहले ये कुछ पेजेस आपको दिए हुए लिखना पड़ता है। देन उसके बाद में जो स्टार्ट होता है वो होता है आफ्टर द चैप्टर्स आर प्रेजेंटेड इन स्पेसिफिक मैनर देयर इज रेफरेंस सेक्शन। तो सबसे पहले ये प्रायर पेजेस रहते हैं, इंफॉर्मेशन पेजेस। देन उसके बाद में आपके चैप्टर स्टार्ट होते हैं थीसिस में, और चैप्टर खत्म होने के बाद में एक सेक्शन रहता है जिसको बोला जाता है रेफरेंस सेक्शन। तो रेफरेंस सेक्शन क्या होता है, रेफरेंस में क्या क्या चीजें आती है वो अपन आगे में मैं बताऊंगा डिटेल्स में। फिर उसके बाद में आता है इन एडिशन देयर कैन बी अपेंडिक्स सेक्शन इन विच एडिशनल और सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द वर्क कैन बी गिवन। तो जैसा कि आपने देखा कि पहले चैप्टर्स हो गए इंफॉर्मेशन सेक्शन, फिर चैप्टर्स के नाम हो गया आपने जो भी चैप्टर है, फिर उसके बाद में रेफरेंस हो गया, उसके साथ में रेफरेंस के बाद में एक अपेंडिक्स सेक्शन रहता है। ये जरूरी नहीं है हर किसी के थीसिस में आएगा ही आएगा। जैसा कि अपेंडिक्स सेक्शन बोले तो अगर आपने कोई रीडिंग्स वगैरह लिए हैं तो रीडिंग्स के आपको कैलकुलेशंस आप थीसिस वाले सेक्शन में एक कैलकुलेशन शो करेंगे तभी भी चलता है, पर आपका एक से ज्यादा कैलकुलेशंस है या कुछ इंफॉर्मेशन आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देना है आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो वो सारी चीजें आपको अपेंडिक्स में लिखना पड़ता है, जिसको आप अपेंडिक्स ए नाम से, अपेंडिक्स बी नाम से, मतलब जो इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है आपके चैप्टर्स से
अलावा जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रहती है वो सारी चीजें आपको अपेंडिक्स सेक्शन में देना पड़ता है। तो ये जो अपेंडिक्स सेक्शन है ये हर किसी के थीसिस में आएगा, ये जरूरी नहीं है, पर ये जो ऊपर वाली चीजें है वो हर किसी के थीसिस में आना ही आना है। ये प्रायर पेजेस हर किसी के इसमें रहना ही रहना है, उसके बाद में चैप्टर्स हर किसी के इसमें रहना ही है, और रेफरेंस सेक्शन हर किसी के इसमें रहना ही है। ये अपेंडिक्स वाला जो सेक्शन है वो हर किसी के इसमें रहेगा, ये जरूरी नहीं है। तो ये हो गया अपना लेआउट ऑफ थीसिस। तो जैसा कि मैंने अपना को बताया लेआउट ऑफ थीसिस, अभी अपन ने जो देखे तो चैप्टर्स कौन से रहेंगे वो अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर रहता है वो रहता है इंट्रोडक्शन। लेआउट ऑफ थीसिस में जो अपन थीसिस जो रहता है उसमें जो अपना रहता है सबसे पहला चैप्टर जो रहता है वो रहता है अपना इंट्रोडक्शन। देन रहता है सेकंड चैप्टर लिटरेचर रिव्यू। सबसे पहला चैप्टर है अपना इंट्रोडक्शन, देन लिटरेचर रिव्यू, देन लिखना पड़ता है अपने को मैथोलॉजी, आप जो भी प्रोजेक्ट यूज कर रहे हो उसमें कौन सी मैथोलॉजी यूज कर रहे हैं, और एक्सपेरिमेंटल सेटअप, अगर आपने एक्सपेरिमेंटेशन कुछ कर रहे हो तो उसका एक्सपेरिमेंटल का सेटअप किस तरीके से रहेगा वो सारी चीजें आपको मेंशन करना पड़ता है। देन नेक्स्ट रहता है आपका प्रिलिमिनरी स्टडीज। तो प्रिलिमिनरी स्टडीज में क्या करना पड़ता है, क्या चीज रहती है वो चैप्टर में आगे में, ये जो भी चीज मैं बता रहा हूँ मैं ये आगे वाले स्लाइड्स में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहले आप सिर्फ चैप्टर्स के नाम याद रखो कि कौन से चैप्टर्स रहना चाहिए। तो चैप्टर नंबर 1 रहना चाहिए आपका इंट्रोडक्शन, चैप्टर 2 लिटरेचर रिव्यू, चैप्टर 3 मैथोलॉजी और एक्सपेरिमेंटेशन, चैप्टर 4 रहेगा आपका प्रिलिमिनरी स्टडीज, एंड चैप्टर 5 रिजल्ट एंड डिस्कशन। तो ये रिजल्ट एंड डिस्कशन इज द हार्ट ऑफ दिस थीसिस। ये चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है, इसको हार्ट बोला जाएगा। जैसा अपने ह्यूमन बॉडी में हार्ट रहता है, अगर हार्ट काम करना बंद कर दिया, हार्ट बराबर नहीं रहा तो अपनी ह्यूमन बॉडी कोई काम की नहीं रहती है। उसी तरीके से ये जो रिजल्ट एंड डिस्कशन है आपके थीसिस के अंदर में, आपने ये बराबर नहीं लिखे तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो कोई काम का नहीं रहेगा। और लास्ट में रहता है आपका कंक्लूजन, कि आपने क्या चीज सीखे हो वो आ जाएगा आपका कंक्लूजन में। और लास्टली फिर रेफरेंसेस और अपेंडिक्स, ये ए बी सी जितने आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देना है उसके हिसाब से अपेंडिक्स रहता है। तो ये हो गए आपके चैप्टर्स। तो ये इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, मेथोलॉजी, प्रीलिमिनरी स्टडी, रिजल्ट एंड डिस्कशन, कंक्लूजन, यहाँ तक कि आपको चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 इस तरीके से हेडिंग्स देना पड़ता है। पर जबकि रेफरेंसेस जो हो गए और अपेंडिक्स, इसमें आपको चैप्टर नंबर करके ऐसा नहीं लिखना पड़ता, आप डायरेक्टली हेडिंग क्या दोगे रेफरेंस, डायरेक्टली हेडिंग क्या दोगे अपेंडिक्स से। और जब इंट्रोडक्शन का लिखोगे तो वहां पे आपको लिखना पड़ेगा चैप्टर नंबर 1, लिटरेचर रिव्यू लिखोगे तो चैप्टर नंबर 2, इस तरीके से आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपके थीसिस के चैप्टर्स। उसके बाद में ये थीसिस के चैप्टर्स के पहले ये जो चीज रहती है ये रहते हैं अपना इंफॉर्मेशन पेजेस, ये इंफॉर्मेटिव पेजेस रहते हैं। इंफॉर्मेटिव पेजेस में सबसे पहला पेज आता है आपका टाइटल पेज, उसके बाद में थीसिस सर्टिफिकेट। तो टाइटल पेज आपको ऑलरेडी दे चुके हैं, फॉर्मेट आपको ऑलरेडी मिल चुका है टाइटल पेज का। आपको उसमें सिर्फ आपका जो टाइटल है आपके प्रोजेक्ट का जो भी फाइनल हुआ है वो टाइटल देना है, आपके ग्रुप के नंबर्स, ग्रुप के जो स्टूडेंट्स है उसके नाम लिखना है, उसके साथ में आपके गाइड का नाम लिखना है। उसके बाद में थीसिस ऑफ सर्टिफिकेट, ये भी आपको ऑलरेडी दे चुके, ये 2 सर्टिफिकेट दे चुके आपको फॉर्मेट, तो आपको वो दोनों सर्टिफिकेट्स लगाना है और सिर्फ उसमें आपको आपका नाम वगैरह चेंज करना है। उसके बाद में आपका टाइटल्स वगैरह वो जो थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन है वो आपको करना है उसमें। देन नेक्स्ट है एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट का भी आपको फॉर्मेट दे चुके हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट है आपका एब्स्ट्रैक्ट, तो एब्स्ट्रैक्ट किस तरीके से लिखना है ये मैं अभी आगे में बताने वाला हूँ। उसके बाद में कंटेंट इज नथिंग बट इंडेक्स, ये भी आपको ऑलरेडी बना के दिया हुआ है। अगर आपका जो थीसिस है अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होता है तो वो मॉडिफिकेशन आपके ये जो कंटेंट वाला थिंग्स है इसमें भी आपके ये मॉडिफिकेशन होंगे। क्लियर है? तो ये कंटेंट्स वाले चीजें, तो ये आपके कंटेंट्स आपको दिया गया है। देन नेक्स्ट आता है लिस्ट ऑफ फिगर्स, तो आपको लिस्ट ऑफ फिगर्स का भी फॉर्मेट दिया हुआ है। और लास्टली आपको दिया हुआ है लिस्ट ऑफ टेबल्स और नॉमेनक्लेचर का आपको फॉर्मेट दिया हुआ है। तो आपको नॉमेनक्लेचर एक ब्लैंक पेज के ऊपर में लिखना नॉमेनक्लेचर, और जो भी आपके शॉर्ट फॉर्म्स आप यूज कर रहे हो आपके थीसिस में उसके मीनिंग्स आपको सीक्वेंस वाइज देना है। तो ये आपके प्लान पेजेस, प्रायर पेजेस, इंफॉर्मेशन पेजेस चैप्टर्स के अलावा। क्लियर है? तो जैसा कि अभी तक के अपन ने जो भी थ्योरेटिकल में डिस्कशन किया वो एक मैंने यहाँ पे चार्ट के फॉर्म में दिया है। तो पहले क्या रहता है अपने कंटेंट्स प्रायर पेजेस टू द चैप्टर, जैसा टाइटल पेज वगैरह। तो इसके बाद में चैप्टर्स रहेंगे 1 to 6 और सो ऑन, वो आपके ऊपर में डिपेंड करता है कितने चैप्टर्स बना रहे हो आप। तो उसके बाद में नेक्स्ट रहेगा आपका रेफरेंसेस वाला,
और लास्टली रहेगा आपका अपेंडिक्स ABC, आपको जितने देना है आप वो दे सकते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो अभी तक के अपन ने जो भी चीज देखे वो देखे लेआउट ऑफ थीसिस। लेआउट ऑफ थीसिस बोले तो थीसिस के अंदर में क्या क्या चीजें रहना चाहिए, तो वो जो चीजें रहना चाहिए वो चीजें किस तरीके से लिखना है, अपने को किस तरीके से लिखना पड़ता है, वो सारी चीजें अपन अभी आने वाले स्लाइड्स में देखने वाले। तो अभी देखते हैं अपन प्रिपरेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट किस तरीके से प्रिपेयर करना है अपने को, वो चीज अभी अपन देखते हैं। तो सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट प्रिपरेशन करने के पहले अपने को सिग्निफिकेंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट पता होना चाहिए, मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्यों जरूरी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों एब्स्ट्रैक्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द थीसिस इन द इनिशियल सेक्शन। जो स्टार्टिंग के सेक्शन है आप कभी भी देखोगे कि जो जैसा मैंने पहले बताया कि जो भी कोई पढ़ने वाला जो इंसान है वो सबसे पहले तो टाइटल देखता है और उसके बाद में टाइटल देखने के बाद में वो डायरेक्टली एब्स्ट्रैक्ट देखता है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट में सारी चीजें जो भी आप थीसिस में डिटेल्स में लिख रहे हो उसकी समरी शॉर्ट फॉर्म आपका एब्स्ट्रैक्ट में रहता है। जैसे मैंने बताया कि अगर मूवी अपन थीसिस को अगर मूवी कंसीडर करेंगे तो एब्स्ट्रैक्ट वो मूवी का ट्रेलर रहता है। तो ट्रेलर में जैसा अपने को पता चलता है, ट्रेलर देख के अपन डिसाइड करते हैं कि अपने को मूवी देखने जाना है कि नहीं जाना है। ट्रेलर से अपने को पता चल जाता है कि मूवी किस तरीके से है। तो उसी तरीके से लोगों को एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के ही पता चल जाता है कि ये जो थीसिस है इसमें ये काम की है कि नहीं है, ये जो प्रोजेक्ट है ये काम का है कि नहीं है, ये सारी चीजें एब्स्ट्रैक्ट से पता चलती है। तो जो एब्स्ट्रैक्ट है ये सबसे ज्यादा मेन कंपोनेंट है, ये सबसे मेन कंपोनेंट है अपना काय का पूरे थीसिस में का। तो एब्स्ट्रैक्ट मेन कंपोनेंट है। ये एक रिसर्चर वुड लाइक टू सी द टाइटल फर्स्ट, जैसा मैंने बताया इफ द टाइटल इज सुटेबल, मतलब टाइटल अगर रिसर्चर को पता चल गया, जो भी पढ़ने वाला इंसान है अगर उसको पता है और अट्रैक्टिव रह गया तो वो क्या करता है, वो चेक करता है एब्स्ट्रैक्ट सेक्शन, फिर वो एब्स्ट्रैक्ट सेक्शन पढ़ता है। तो फिर एब्स्ट्रैक्ट सेक्शन कंटेन द ग्लिम्स ऑफ द होल वर्क, जैसा कि मैंने बताया जो भी अपनी पूरी थीसिस है उसका पूरा का पूरा सारांश जो रहता है शॉर्ट फॉर्म वो रहता है अपने एब्स्ट्रैक्ट के अंदर में। इट प्रेजेंट हाउ द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड एंड अ कपल ऑफ रिजल्ट। तो इसमें सारी चीजें पता चलता है कि जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व किया है, कौन सी मेथोडोलॉजी यूज किया है, क्या क्या चीजें यूज किया है, वो सारी चीजें अपने को ये एब्स्ट्रैक्ट में पता चलता है। और उसके बाद में इसमें क्या चीजें अपन ने जो प्रोजेक्ट बनाया उसमें क्या रिजल्ट फाइंड आउट हुआ है, वो सारी चीजें अपने को इसमें पता चल जाती है। क्लियर है? देन नेक्स्ट, इन शॉर्ट एब्स्ट्रैक्ट हाईलाइट द ओवरऑल कंटेंट ऑफ द थीसिस, और जो एब्स्ट्रैक्ट है वो हाईलाइट करता है ओवरऑल कंटेंट अपने थीसिस का। ये सारी चीजें ये सिग्निफिकेंस है अपने एब्स्ट्रैक्ट के। तो एब्स्ट्रैक्ट लिखने की क्या जरूरत है ये अपन ने यहाँ पे ये पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए थे, एब्स्ट्रैक्ट क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये यहाँ पर दिया हुआ है। तो प्रिपरेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट में कंटेन 3 to 5 पैराग्राफ। जो आप एब्स्ट्रैक्ट लिखते हो थीसिस में का वो 3 से 5 पैराग्राफ्स में लिखा जाता है। तो एब्स्ट्रैक्ट हरदम आप कितने पैराग्राफ में लिखोगे, 3 से 5 पैराग्राफ में वो लिखा जाता है। तो जो फर्स्ट पैराग्राफ रहता है मे बी रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड ऑफ दी वर्क। तो जो थीसिस एब्स्ट्रैक्ट में का जो पहला पैराग्राफ लिखोगे उस पैराग्राफ में आपको क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड ऑफ द वर्क। जैसा कि आपने जो भी प्रोजेक्ट लिया है वो प्रोजेक्ट का बैकग्राउंड क्या है, वो प्रोजेक्ट का बैकग्राउंड क्या है, वो प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है, क्या चीज से रिलेटेड वो प्रोजेक्ट है। तो वो सारी चीजें आपका इंट्रोडक्शन सेक्शन में या फिर बैकग्राउंड सेक्शन में आएंगे, जो कि आपका एब्स्ट्रैक्ट के फर्स्ट पैराग्राफ में लिखना है। तो फर्स्ट पैराग्राफ जो रहेगा अपना एब्स्ट्रैक्ट का वो किससे रिलेटेड रहेगा, इंट्रोडक्शन से रिलेटेड या फिर बैकग्राउंड ऑफ द प्रोजेक्ट। जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो उसका बैकग्राउंड है इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, ये अपना फर्स्ट पैराग्राफ रहेगा किसका, एब्स्ट्रैक्ट का। देन सेकंड पैराग्राफ जो रहेगा एब्स्ट्रैक्ट का, इट इज रिलेटेड टू एक्सेप्ट ऑफ लैप्स इन द अर्लियर वर्क एंड द नेसेसिटी एंड मोटिवेशन ऑफ डूइंग द प्रेजेंट वर्क। सेकंड पैराग्राफ में आपको क्या करना है कि जो एब्स्ट्रैक्ट रहेगा सेकंड पैराग्राफ के एब्स्ट्रैक्ट में आप क्या चीज लिखोगे कि जो पहले वाले रिसर्चर्स है उन्होंने क्या काम नहीं किया है। उन्होंने, आप जब लिटरेचर रिव्यू करते हो तो तब क्या किया जाता है कि आप फाइंड आउट करते हैं कि अभी तक के कौन सा काम नहीं हुआ है। जो आप जो भी प्रोजेक्ट फाइंड आउट करते हो तो वो लिटरेचर रिव्यू के साथ में करता हो। तो आपको सबसे पहले लिटरेचर रिव्यू करना पड़ता है, तो उससे आपको फाइंड आउट करना पड़ता है कि अभी तक के कौन सा काम नहीं हुआ है, अभी तक के कौन सा काम नहीं हुआ है। तो कौन सा काम नहीं हुआ है, कौन सा प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई की है, वो आपको सेकंड पैराग्राफ में लिखना है। एब्स्ट्रैक्ट के सेकंड पैराग्राफ में आप लिखोगे कौन से काम नहीं हुए, वो आपको सेकंड पैराग्राफ में लिखना है। और वो वाले प्रोजेक्ट को करने के लिए आपको कौन सा मोटिवेशन, वो वाला प्रोजेक्ट क्यों नेसेसरी है आपका, आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हो वो क्यों नेसेसरी है, वो भी आपको सेकंड पैराग्राफ में लिखना है। और उसके बाद में आपको लिखना है कि जो उसका मोटिवेशन ऑफ डूइंग प्रेजेंट वर्क, आपको क्यों लगता है कि ये प्रोजेक्ट करना चाहिए आपने, वो कहा, ये सारी चीजें आपको कहाँ से कौन से पैराग्राफ में लिखना है, सेकंड पैराग्राफ में। तो फर्स्ट पैराग्राफ में आपको लिखना है कि जो प्रोजेक्ट कर रहे हो उसका बैकग्राउंड या फिर इंट्रोडक्शन बोलेंगे आप, वो लिखना है।
सेकंड पैराग्राफ में क्या चीज अभी तक के हुई नहीं है वो चीज लिखना है, और आप क्यों करना चाहते हो वो प्रोजेक्ट, ये चीज आपको लिखना है एब्स्ट्रैक्ट के सेकंड पैराग्राफ में। देन थर्ड पैराग्राफ में आपको प्रेजेंट करना है क्या जो आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड किए हो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सी मेथड यूज कर रहे हो, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सी मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हो, वो प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व करोगे, वो आपको लिखना है कौन से थर्ड पैराग्राफ में। तो थर्ड पैराग्राफ में आपको मेंशन करना है कि जो भी आप चीज कर रहे हो, जो भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए किस तरीके से आप प्रोजेक्ट कंप्लीट करोगे, तो वो आपको लिखना है कौन से थर्ड पैराग्राफ में। दैट इज नथिंग बट मेथोडोलॉजी, वो आ जाएगा कंसिडर में आपके मेथोडोलॉजी के अंडर में। और लास्ट फोर्थ पैराग्राफ में आपको लिखना है अबाउट द रिजल्ट ऑफ टेस्ट। तो आपने अभी क्या किए, प्रोजेक्ट जो बना रहे उसका बैकग्राउंड लिख दिए, उसके बाद में प्रोजेक्ट अभी तक के क्या काम नहीं किया है लोगों ने वो लिखे, आपको प्रोजेक्ट ये प्रोजेक्ट क्यों करना है वो लिख दिया अपने सेकंड पैराग्राफ में। थर्ड पैराग्राफ में वो प्रोजेक्ट को सॉल्व करने के लिए मेथोडोलॉजी कौन सी लगेगी वो अपन ने लिखे। और फोर्थ पैराग्राफ में आपने जो प्रोजेक्ट बनाए हो उससे आपको क्या रिजल्ट ऑब्टेन हुए, उससे आपको आउटपुट क्या मिला, रिजल्ट क्या मिले। जैसे आप प्रैक्टिकल करते हैं, अपन प्रैक्टिकल करने के बाद में अपने को रिजल्ट मिलते हैं, तो उस तरीके से प्रोजेक्ट बनाने के बाद में आपको क्या रिजल्ट मिले वो आप लिखोगे फोर्थ पैराग्राफ में। वो कौन से पैराग्राफ में लिखोगे आप, फोर्थ पैराग्राफ में। और लास्टली फिफ्थ पैराग्राफ में आप बताओगे कंक्लूजन, कि आपने क्या कंक्लूड कर रहे हो, ये रिजल्ट मिलने के बाद में, ये रिजल्ट जो आपने फाइंड आउट किया प्रोजेक्ट से, वो रिजल्ट फाइंड आउट करने के बाद में आपको कंक्लूड करना है आपका प्रोजेक्ट में कि आपने क्या फाइंडिंग्स किए हो, क्या फाइंडिंग्स किए हो, वो कंक्लूजन आपको फिफ्थ पैराग्राफ में लिखना है। तो इस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट में आपको ये 5 पैराग्राफ लिखना है। तो आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा अभी कि एब्स्ट्रैक्ट में किस तरीके से आपको एब्स्ट्रैक्ट लिखना है। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, बैकग्राउंड, फिर उसके बाद में रिसर्च वर्क, कौन सा फाइंड आउट प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है, क्यों प्रोजेक्ट कर रहे हो वो चीज, फिर उसके बाद में थर्ड पैराग्राफ में मेथोडोलॉजी कौन सी यूज कर रहे हो आप वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, फोर्थ पैराग्राफ में रिजल्ट क्या ऑब्टेन किए अपन ने, और लास्टली आपका कंक्लूजन। तो ये सारी चीजें आपको एब्स्ट्रैक्ट में लिखना है। पर एब्स्ट्रैक्ट कभी भी थीसिस पूरी कंप्लीट होने के पहले आप लिखोगे नहीं, क्योंकि ये जो भी चीजें आप लिख रहे हो, इंट्रोडक्शन, ये गैप या फिर मोटिवेशन, ये मेथोडोलॉजी, उसके बाद में रिजल्ट और ये कंक्लूजन, ये सारी चीजें एक एक चैप्टर रहने वाली है आपके थीसिस के। आपने जैसे कि देखा है कि मैंने सबसे पहले बताया कि अपन ने जब लेआउट ऑफ थीसिस देखे उसमें मैंने बताया था कि सबसे पहला चैप्टर अपना इंट्रोडक्शन था। ये देखो पहला जो पैराग्राफ है अपना रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन है। देन सेकंड चैप्टर अपना लिटरेचर रिव्यू था, तो ये जो सेकंड पैराग्राफ है ये अपना लिटरेचर रिव्यू से रिलेटेड है। थर्ड पैराग्राफ था अपना मेथोडोलॉजी और एक्सपेरिमेंटल सेटअप, तो मेथोडोलॉजी कौन सी यूज कर रहे हो थर्ड पैराग्राफ यहाँ पे। फिर उसके बाद में फोर्थ चैप्टर था अपना प्रीलिमिनरी रिजल्ट, वो आपको एब्स्ट्रैक्ट में देने की जरूरत नहीं है। फिफ्थ चैप्टर था अपना रिजल्ट एंड डिस्कशन, तो ये देखो फोर्थ पैराग्राफ में आप रिजल्ट एंड डिस्कशन के बारे में लिखोगे। और सिक्स चैप्टर था अपना कंक्लूजन से रिलेटेड, तो ये आप कंक्लूजन जो रहेंगे वो आप जब चैप्टर्स लिखोगे उसमें डिटेल्स में लिखोगे, पूरा आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा, कैसा कैसा रिजल्ट मिला, क्या क्या चीजें है, वो इंट्रोडक्शन वगैरह वो सारी चीजें आपको चैप्टर्स में डिटेल्स में लिखना है। और उसका जो चैप्टर्स जो आप डिटेल्स में लिख रहे हैं उसकी शॉर्ट समरी, उसका थोड़ा थोड़ा चीजें आपको एब्स्ट्रैक्ट में लिखना है, जो कि मीनिंगफुल सीक्वेंस ऑर्डर में रहेगा। तो ये इसलिए एब्स्ट्रैक्ट आप हरदम कब लिखोगे, एब्स्ट्रैक्ट आप लिखोगे हरदम आपका पूरे चैप्टर्स कंप्लीट होने के बाद में, आपकी पूरी थीसिस लिख के हो जाएंगी चैप्टर्स की, चैप्टर नंबर 1, 2, 3 जितने भी चैप्टर्स है वो पूरी लिख के होने के बाद में आपको चैप्टर एब्स्ट्रैक्ट लिखना है, और ये वाले सीक्वेंशियल ऑर्डर्स में लिखना है। क्लियर है? आई थिंक एब्स्ट्रैक्ट किस तरीके से लिखना है ये आपको अभी क्लियर हो गया होगा। यही टेबुलर फॉर्म में मैंने अभी दिया है। सबसे पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन से रिलेटेड रहेगा, सेकंड पैराग्राफ लिटरेचर रिव्यू से रिलेटेड रहेगा, थर्ड पैराग्राफ उसको सॉल्व करने के लिए कौन सी मेथोडोलॉजी यूज की है वो, फोर्थ पैराग्राफ रिजल्ट एंड डिस्कशन, और लास्ट पैराग्राफ रहेगा अपना कंक्लूजन। तो ये हो गया अपना एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द थीसिस। एब्स्ट्रैक्ट किस तरीके से लिखना है थीसिस का, ये इस तरीके से आपको यहाँ पर अभी मैंने समझा के बताया। तो आई थिंक अभी सबको क्लियर हुआ होगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोडक्शन सेक्शन ऑफ फॉर अ थीसिस। जो अपना इंट्रोडक्शन सेक्शन है थीसिस का वो किस तरीके से लिखेंगे अपन, उसमें क्या क्या चीजें रहना चाहिए, उसमें कैसे कैसे सब हेडिंग्स रहना चाहिए, वो अपन सारी चीजें इंट्रोडक्शन सेक्शन में अभी देखने वाले। तो स्टार्टिंग विद द मेन थीसिस, अब अभी तक के जो भी देखे थे वो प्रायर कंटेंट पेजेस थे। अभी ये जो अपन यहाँ से अपना स्टार्ट हो रहा है मेन थीसिस, अपने यहाँ से अपने मेन थीसिस चैप्टर स्टार्ट होंगे। The sequence of the details prior to the chapter, it should be good enough to make the reader develop some interest or curiosity about the work.
तो जो अपना चैप्टर नंबर 1 रहेगा वो इतना अच्छा रहना चाहिए कि जो भी पढ़ने वाला इंसान है उसको इंटरेस्ट आना चाहिए अपनी थीसिस पढ़ने के लिए, और उसको क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि ये प्रोजेक्ट में क्या चीज मिलने वाली है, अपने को क्या चीज मिलने वाला है, ये अपने को इस तरीके से इंटरेस्ट डेवलप करना चाहिए। तो ये इंटरेस्ट जो डेवलप करना ही चाहिए, ये क्यूरियोसिटी आपको सारी चीजें ये आपको चैप्टर नंबर 1 से ही डेवलप करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप पिक्चर स्टार्टिंग में ही अगर बोर कर दोगे तो आपकी पिक्चर देखने कोई नहीं जाएगा। तो ये थीसिस एक पिक्चर ही है, तो आपको इंटरेस्टिंग बनाना है, उसको इंटरेस्टिंग ऑर्डर में, सिक्वेंशियल ऑर्डर में लिखना है। तो चैप्टर 1 इतना अच्छा रहना चाहिए ताकि उसको इंटरेस्ट आए, क्यूरियोसिटी डेवलप हो। उसके बाद में वंस द प्रिलिमिनरी सेक्शन आर डन, जो अपन ने प्रिलिमिनरी सेक्शन अभी मैंने बताया टाइटल पेजेस ये वगैरह, ये प्रिलिमिनरी सेक्शन एक बार हो गया तो उसके बाद में आपको चैप्टर्स को लिखना स्टार्ट करना वाला है, वेयर द एक्चुअल वर्क इज प्रेजेंटेड इन लॉजिकल ऑर्डर। लॉजिकल ऑर्डर में आपको एक एक चैप्टर को लॉजिकल ऑर्डर में आपको प्रेजेंट करना है। द फॉलोइंग सेक्शन डील्स विद द चैप्टर 1 टू चैप्टर 6 और सो ऑन। तो जो चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक के आपके चैप्टर्स रह सकते हो, या फिर आप उसको और बढ़ा भी सकते हो। क्लियर है? तो ये आपके मेन यहाँ से मेन थीसिस आपकी स्टार्ट होने वाली है। तो चैप्टर 1 आपकी हेडिंग रहेगी चैप्टर 1 की क्या, इंट्रोडक्शन। तो चैप्टर 1 कैसे रिलेटेड है? चैप्टर नंबर 1 डील्स विद द मेन एस्पेक्ट ऑफ इंट्रोडक्शन, डील्स विद द मेन एस्पेक्ट ऑफ इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक। तो जो आपका टॉपिक है उसके टॉपिक से रिलेटेड अपना चैप्टर नंबर 1 में क्या रहेगा, इंट्रोडक्शन। फिर मोटिवेशन फॉर डूइंग वर्क, तो आपने को इंट्रोडक्शन में ही या आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हो इसके पीछे का मोटिवेशन, क्यों अपन ये प्रोजेक्ट कर रहे हो, ये मोटिवेशन आएगा इसके पीछे में आपका। और उसके बाद में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द वर्क, जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हो वो प्रोजेक्ट के क्या ऑब्जेक्टिव्स है वो भी आपको ये चैप्टर में लिखना पड़ेगा। एंड देन अप्रोच फॉलोड इन सॉल्विंग दी वर्क। तो अप्रोच बोले तो ये जो आपने ऑब्जेक्टिव फाइंड आउट किया वो ऑब्जेक्टिव किस तरीके से आप फुलफिल करने वाले हो, आप एक्सपेरिमेंटली फुलफिल कर रहे हो, आप उसके बाद में उसके एनालिसिस कर रहे हैं, आप थ्रू क्या बोलते हैं कोई सॉफ्टवेयर के थ्रू आप करने वाले हो। तो ये सारी चीजें आपको चैप्टर नंबर 1 में मेंशन करना है। तो चैप्टर नंबर 1 की सब हेडिंग्स ऐसी रहेंगी। सबसे पहला रहेगा 1.1 इज रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन, मतलब ये आप जो भी टॉपिक प्रोजेक्ट लिए उससे रिलेटेड इंट्रोडक्शन आएगा। 1.2 आएगा मोटिवेशन फॉर द प्रेजेंट इन्वेस्टिगेशन। 1.3 आएगा आपका ऑब्जेक्टिव एंड अप्रोच ऑफ प्रेजेंट इन्वेस्टिगेशन। और 1.4 आएगा आपका स्कोप ऑफ द थीसिस। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है वाला है, मोटिवेशन, ऑब्जेक्टिव, स्कोप ऑफ द थीसिस, ये अपन आगे में देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में डील ब्रीफली अबाउट द टेक्नोलॉजी एंड द बैकग्राउंड ऑफ द इंटेंडेड वर्क और सिंपली द कांसेप्ट ऑफ द सेम में सेम कैन बी डिस्क्राइब। तो इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखने वाला है कि आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हो वो कौन से टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, उससे टेक्नोलॉजी के बारे में लिखो थोड़ा सा। आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हो उसका बैकग्राउंड लिखो थोड़ा सा, या फिर कंसेप्ट, जो प्रोजेक्ट का कंसेप्ट लिखो थोड़ा सा। ये सारी चीजें इंट्रोडक्शन सेक्शन में 1.1 में आएंगी। फिर 1.2 में मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या मिला आपको, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए क्या मोटिवेट, क्यों कर रहे हैं आप ये प्रोजेक्ट, तो उसका वो हो गया आपका मोटिवेशन। ये प्रोजेक्ट को आपने जो भी प्रोजेक्ट लिए प्रोजेक्ट क्यों कर रहे हो वो आपका होगा मोटिवेशन। तो वो वहाँ पे लिखना है विच में लीड्स टू ऑब्जेक्टिव। और जो आपका मोटिवेशन रहेगा वही उसी के कारण से आपके क्या बनेंगे, आपके प्रोजेक्ट के बनेंगे ऑब्जेक्टिव। तो और वो दिस कैन बी 3 और 4 इन नंबर दैट आर स्पेसिफिक। तो जो आपके प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे ये 3 से 4 रहने चाहिए, जो कि स्पेसिफिक रहने चाहिए, जो बहुत ज्यादा हवे में नहीं रहने चाहिए, स्पेसिफिक रहने चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट रहने चाहिए। तो ये थर्ड वाले 1.2 में आपका मोटिवेशन वगैरह वाले में आप ये लिखोगे क्या, ये आपका मोटिवेशन क्या है ये प्रोजेक्ट को करने के लिए। देन 1.3 ऑब्जेक्टिव्स एंड अप्रोच में, तो ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर, स्पेसिफिक एंड नोवेल दैट ब्रीफली हाईलाइट वन वर्क। तो आप क्या काम कर रहे हो ये ऑब्जेक्टिव के थ्रू आपको पता होना चाहिए, जो कि 3 से 4 ऑब्जेक्टिव्स आपके होने चाहिए। और वो 1.3 की शेडिंग में आपको लिखना है फिर अप्रोचेस, अप्रोच ऑफ प्रेजेंट इन्वेस्टिगेशन, आप किस तरीके से कौन सी मेथोलॉजी से उसको सॉल्व करोगे, ये आपका आ जाएगा 1.3 के में। और लास्टली इन द एंड द स्कोप ऑफ द थीसिस और द आउटलाइन ऑफ द थीसिस इज प्रेजेंटेड दैट गिव्स आइडिया अबाउट द कंटेंट ऑफ द थीसिस। ये 1.2 1.1 1.2 1.3 होने के बाद 1.4 जो रहेगा जिसको आप स्कोप ऑफ द थीसिस या आउटलाइन ऑफ द थीसिस बोलोगे, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको दो लाइन में लिखना है कि आप चैप्टर नंबर 2 में क्या चीज बताने वाले हो, चैप्टर नंबर 3 में क्या चीज बताने वाले हो, चैप्टर नंबर 4 में क्या चीज बताने वाले हो, चैप्टर नंबर 5 में क्या बताने वाले हो। जो जितने आपके चैप्टर्स रहेंगे वो चैप्टर्स में क्या क्या चीजें बताने वाले हो आपको वो दो लाइन में आपको लिखना है। तो ये सारी चीज मिलके आपका चैप्टर नंबर 1 बनेगा, जिसका हेडिंग रहेगी आपकी क्या, इंट्रोडक्शन।
क्लियर है? देन नेक्स्ट लिटरेचर रिव्यू फॉर द थीसिस। अभी देखते हैं लिटरेचर रिव्यू किस तरीके से आपको को लिखना है। तो चैप्टर 2 इज डेडिकेटेड टू लिटरेचर रिव्यू। Every work will have some previous work to it or some might have attempted to do it। तो जो भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हो ये ऐसा नहीं है कि आप पहले इंसान हो कि आप वो प्रोजेक्ट को कर रहे हो। इस दुनिया में जरूरी नहीं है कि आप ही पहले हो कि जो आप वो प्रोजेक्ट को कर रहे हो। ये प्रोजेक्ट हो सकता है कि किसी ने पहले किया हो और उसने कोई डिफरेंट मेथोलॉजी यूज की हो, या फिर पहले किसी ने ये प्रोजेक्ट करने का अटेम्प्ट करने का डिसाइड किया हो। तो ये सारी चीजें आपको कैसे पता चलेंगी? ये सारी चीजें पता चलती है आपको लिटरेचर रिव्यू करने के बाद में। तो लिटरेचर रिव्यू आपका जो चैप्टर है ये इसमें अपने को सारी चीजें पता चलता है कि ये वाला जो अपन प्रोजेक्ट कर रही है किसी ने पहले किया है कि नहीं किया है, या फिर इसने किसी ने पहले इसको अटेम्प्ट किया है कि नहीं किया है। ये सारी चीजें आपकी आती है लिटरेचर रिव्यू के अंदर में। Such thing falls under literature review. Prior to the starting of the work, one has to search different sources like previous thesis, libraries of there as well as of that reputed institute, internet and other areas in order to find the status of the intended work। तो आपको आपका प्रोजेक्ट चालू करने के पहले, जैसा कि मैंने 5th सेमेस्टर में भी बताया था कि प्रोजेक्ट टाइटल आपका ऐसे ही फाइनल नहीं होगा। आपको सबसे पहले रिसर्च पेपर्स पढ़ना है। सभी को बताया गया था कि 10-10 रिसर्च पेपर डाउनलोड करो, उसको पढ़ो, उसमें फाइंड आउट करो कि उन्होंने जो काम किया है वो काम के अलावा आप उसमें और क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हो। तो यही चीज यहाँ पे लिटरेचर रिव्यू में आपको मेंशन करना पड़ता है कि यही यहाँ पे बोला गया है कि आपने स्टार्टिंग आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के पहले आपको डिफरेंट सोर्सेस से उसको आपको ढूंढना है। जैसा प्रीवियस थीसिस देखना है या फिर लाइब्रेरीज में से ढूंढना है। लाइब्रेरी में पुराने थीसिस रहते हैं या फिर रिसर्च पेपर्स रहते हैं। ये सारी चीजें आपको ढूंढना पड़ता है। इंटरनेट के ऊपर में ढूंढो, रिसर्च पेपर पढ़ो, वो सारी चीजें आपके किसके अंदर में आती है? लिटरेचर रिव्यू में। तो ये करने से आपको क्या पता चलेगा? वन कैन अंडरस्टैंड हाउ मच वर्क इज एक्चुअली डन। तो अभी तक क्या आप जो प्रोजेक्ट करने का सोच रहे हो तो आपको लिटरेचर रिव्यू करने के कारण से आपको पता चल जाएगा कि अभी तक कितना काम हो चुका है एंड हाउ मच वर्क कैन बी डन फर्दर, और आप इसमें कितना काम आगे में कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको इससे पता चल जाएंगी लिटरेचर रिव्यू करने के कारण से। इसलिए लिटरेचर रिव्यू इज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रोजेक्ट करने में। जब भी आप प्रोजेक्ट का टाइटल डिसाइड करते हो उसमें प्रोजेक्ट का टाइटल डिसाइड करने में सबसे पहले जो रहता है वो लिटरेचर रिव्यू एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। क्लियर है? तो लिटरेचर रिव्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इससे आपको पता चल जाता है कि लिटरेचर रिव्यू से कि क्या चीज अभी तक के हुई है और कितना काम अभी अपने को आगे में करना है। तो ऑल्सो इट गिव्स द आइडिया अबाउट वेरियस अप्रोचेस ऑब्लिक मेथड फॉलोड इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड। लिटरेचर रिव्यू करने के कारण से आपको और एक फायदा होता है कि आपको एक आइडिया मिल जाती है कि आप कौन सी मेथोडोलॉजी या कौन से टेक्निक यूज करके आपके जो प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई किए हो वो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत सारे तरीके मिल जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको लिटरेचर रिव्यू से पता चल जाती है। अगेन आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिलेक्शन ऑफ क्रूशियल पैरामीटर्स, different solution technique and processes are also possible to be explored with the literature review। जैसा मैंने बताया कि डिफरेंट टेक्निक्स वगैरह के बारे में आपको यहाँ से पता चल जाता है लिटरेचर रिव्यू से। ओवरऑल इट गिव्स बेटर आइडिया ऑफ द वर्क दैट वन विशेस टू डू फॉर हिज डिग्री और डिप्लोमा। तो आपको जो भी प्रोजेक्ट करना है उसके बारे में एक बेटर आइडिया अपने को मिल जाती है ओवरऑल आइडिया लिटरेचर रिव्यू करने के कारण से। तो लिटरेचर रिव्यू जो चैप्टर है उसकी सब हेडिंग इस तरीके से हो सकती है। 2.1 कंप्यूटेशनल स्टडीज ऑन। कंप्यूटेशनल स्टडीज बोले तो जिसने भी जो आपके स्टडी है जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हो उससे सॉफ्टवेयर रिलेटेड जिसने काम किया है, जिसने भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड काम किया है, जिसने थ्योरेटिकल काम किया है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप वगैरह नहीं बनाया, थ्योरेटिकली काम किया है, सिर्फ सॉफ्टवेयर के ऊपर में काम किया, वो सारी चीजें आती है आपकी कंप्यूटेशनल स्टडीज के अंदर में। तो आप 2.1 हेडिंग दे सकते हो कंप्यूटेशनल स्टडीज ऑन, जो भी आपका टॉपिक रहेगा उसके ऊपर में। तो उसके रिलेटेड जो भी रिसर्च पेपर रहेंगे, जो भी आपका ये रहेगा, वो सारी चीजें आ जाएंगी कहीं में ये वाले टॉपिक के अंदर में। 2.2 रह सकता है एक्सपेरिमेंटल स्टडीज ऑन। तो किसी ने वो टॉपिक के ऊपर में जैसा वो टॉपिक के ऊपर में अगर एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया, एक्सपेरिमेंटली उसको स्टडी किया है, तो वो आ सकता है 2.2। 2.3 स्टडीज ऑन कोई और दूसरे टॉपिक के ऊपर में अगर आपसे टॉपिक से रिलेटेड कंप्यूटेशनल स्टडी नहीं किया, एक्सपेरिमेंटल स्टडी नहीं किया, उससे रिलेटेड और दूसरी स्टडी किया होगा, तो वो आ जाएगा आपका 2.3 के अंदर में। और 2.4 कंक्लूजन फ्रॉम द लिटरेचर। 2.4 कंक्लूजन क्या रहेगा? कंक्लूजन बोले तो आपने जो भी काम किया है, आपने जो भी रिसर्च पेपर पढ़े हैं,
उससे आपको क्या चीज आइडेंटिफाई किया है, तो आपको पॉइंट वाइज लिखना है उसको। 8 से 10 पॉइंट का आपने लिखना है कि किसने क्या पॉइंट आउट किया, और उसका प्रूफ भी रहना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपकी इस तरीके से चैप्टर नंबर 2 बनेगा। तो यहाँ पर मैंने ये सिर्फ एज ए एग्जाम्पल के तौर पर बताया। 2.1 कंप्यूटेशनल स्टडी, 2.2 एक्सपेरिमेंटल स्टडी, 2.3 स्टडीज ऑन ये मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया। जरूरी नहीं है कि आपके सभी के थीसिस में कंप्यूटेशनल स्टडीज वाला आएगा ही आएगा, एक्सपेरिमेंटल स्टडी वाला आएगा ही आएगा। तो वो आपके ऊपर में डिपेंड करता है आपने किस तरीके की स्टडीज, आपने रिसर्च पेपर डाउनलोड किए, उसके ऊपर में वो डिपेंड करता है। तो वो आप उसको उसके हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। पर 2.4 जो है कंक्लूजन फ्रॉम द लिटरेचर रिव्यू, ये सभी के अंदर में आएगा ही आएगा, क्योंकि आपने जो भी रिसर्च पेपर पढ़े हो उसका जो भी कंक्लूजन निकलेगा वो आपको 2.4 के अंदर में लिखना ही लिखना है। तो इस तरीके से आपको चैप्टर नंबर 2 लिटरेचर रिव्यू कंप्लीट करना है। क्लियर है? देन नेक्स्ट देखते हैं एक्सपेरिमेंटल डिटेल। अगर आपने एक्सपेरिमेंटल सेटअप बना है तो चैप्टर नंबर 3 एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स में आपने, अगर आपका फैब्रिकेशन वाला प्रोजेक्ट है या एक्सपेरिमेंटल वाला प्रोजेक्ट है, तो उसमें आप क्या चीज करने वाले हो, किस तरीके से करना है, ये आप ये वाले चैप्टर में लिखना है। तो ये चैप्टर किस तरीके से लिखना है ये आगे में देखते हैं। तो चैप्टर 3 डील्स विद द डिटेल्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स। तो एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स किस तरीके से रहना चाहिए। दिस चैप्टर टॉक अबाउट द एक्सपेरिमेंटेशन दैट इज यूज्ड इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किस तरीके से प्रॉब्लम अपन सॉल्व करेंगे, ये प्रॉब्लम अपने को ये इस वाले चैप्टर में मेंशन करना है। तो एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स डील्स विद द एक्सपेरिमेंटल सेटअप। आपने एक्सपेरिमेंटल जो सेटअप बनाया है या फिर आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाया है वो आ जाएगा इसमें, उसकी पूरी डिटेल्स आ जाएंगी। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ द सब सिस्टम, जैसा कि अगर आपका प्रोजेक्ट में मोटर यूज हो रही है, मोटर के साथ में गियर यूज हो रहे हैं या फिर बेल्ट यूज हो रहा है, तो हर इसका डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा आपको डिटेल्स में। सब सिस्टम बोले तो आपको डिटेल्स में उसका सारी चीजों का डिस्क्रिप्शन देना हुआ है, सारी चीजों का। अगर हम आप मोटर यूज कर रहे हैं तो मोटर का आपको डिस्क्रिप्शन देना है, मोटर की कौन सी यूज की है उसका, मोटर का आपको इमेज देना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंटल सेटअप आप जो भी फैब्रिकेट कर रहे हो प्रोजेक्ट, वो फैब्रिकेट की आपको फोटो डालना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपको इस वाले एक्सपेरिमेंटल में, आपका जो भी चैप्टर का पूरा जो डिटेलिंग रहती है एक्सपेरिमेंटल की वगैरह, वो सारी चीजें आपको इस वाले चैप्टर में मेंशन करना पड़ता है। फोटोज आपके प्रोजेक्ट के रिलेटेड वो सारी चीजें आपको इसमें मेंशन करनी है। और उसके अलावा आपने जो सब सिस्टम यूज किए हो उसमें अगर कुछ मॉडिफिकेशन किया है, अगर आपने गियर यूज किया वो, या फिर वो गियर को आपने मॉडिफिकेशन करके, तो वो सारी मॉडिफिकेशन डिटेल आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। देन एक्सपेरिमेंटेशन प्रोसीजर, आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाया है वो प्रोजेक्ट किस तरीके से आप करोगे। जैसे आप प्रैक्टिकल करने के लिए आप सबसे पहले मोटर को इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करके मोटर स्टार्ट करते हैं, मोटर स्टार्ट करने के बाद में पानी आता है, फिर ये रीडिंग लिया, फिर मैंने ये रीडिंग लिया। ये सारी जैसे एक्सपेरिमेंटल की जो प्रोसीजर रहती है, उसी तरीके से आपका प्रोजेक्ट को चलाने की, आप जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हो वो प्रोजेक्ट किस तरीके से काम करेगा, पहले क्या चीज होंगी, फिर क्या चीज होंगी, फिर क्या चीज होंगी, उसका पूरा का पूरा प्रोसीजर आपको ये वाले चैप्टर में मेंशन करना है। तो एक्सपेरिमेंटेशन प्रोसीजर किस तरीके से कौन सा आपको एक्सपेरिमेंट करना है, ये सारी चीजें आपको एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर में मेंशन करना है। मेजरमेंट टू बी टेकन एंड प्रिकॉशन, तो आप उसके बाद में क्या चीज गिनने वाले हो, आपके प्रोजेक्ट में क्या क्या चीजें आप मेजर करने वाले हो वो भी मेंशन करना है। और आप प्रिकॉशंस क्या करना लेना पड़ेगा आपको प्रोजेक्ट को चलाने के लिए। हर चीज को मैकेनिकल से रिलेटेड है अपने प्रोजेक्ट, और एक्सपेरिमेंटल अगर रहे तो आपने को प्रिकॉशंस लेना जरूरी है, क्योंकि अपने प्रोजेक्ट छोटे तो होते नहीं है, अपने प्रोजेक्ट बड़े होते हैं, तो आपको उसका प्रिकॉशंस लेना जरूरी है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ता है ये वाले चैप्टर्स में। क्लियर है? तो चैप्टर नंबर 3 की सब हेडिंग्स किस तरीके से रहेगी। 3.1 रहेगा आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप। एक्सपेरिमेंटल सेटअप बोले तो जिसका भी जो भी फैब्रिकेशन है उसका आपको यहाँ पर फोटो देना पड़ेगा और उसके बारे में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। देन डिस्क्रिप्शन ऑफ द सब सिस्टम 1, मतलब 3.2 अगर कोई मोटर है तो आप 3.2 टॉपिक क्या दोगे, मोटर का टॉपिक दोगे और उसके बारे में उसकी फोटोज और उसकी डिटेल दोगे। फिर 3.4 अगर गियर यूज कर रहे हैं तो उसके बारे में करोगे। तो आपके जितने रहेंगे, जितने पार्ट्स रहेंगे उसका सबका डिस्क्रिप्शन देना है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है डिस्क्रिप्शन ऑफ सब सिस्टम 1, डिस्क्रिप्शन ऑफ सब सिस्टम 2। अगर आपके इसमें 10 कंपोनेंट है तो यहाँ पे 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 ये बढ़ते जाएंगे, तो उसको आपको पूरे की पूरी डिटेल्स देना है ये वाली इसमें। देन उसके बाद में जो रहेगा वो रहेगा एक्सपेरिमेंटेशन प्रोसीजर और स्टेप।
तो आपका प्रोजेक्ट को किस किस तरीके से आपको काम करना है, आप प्रोजेक्ट को किस किस तरीके से आपका चलने वाला है, वो सारी चीजें आपको एक्सपेरिमेंटेशन प्रोसीजर और स्टेप्स में देना है। देन लास्टली आपको देना है 3.5 मेजरमेंट टू बी टेकन। आप क्या क्या चीजें उसमें से गिनने वाले हो। आपके अगर मेजरमेंट करना है कोई चीजें, आप अगर वोल्टेज मेजर कर रहे हैं, करंट मेजर कर रहे हैं, आप जो भी चीज मेजर कर रहे हैं आपके इसमें से, वो सारी चीजें आपकी इसमें मेंशन करना है 3.5 सेक्शन में। और लास्टली आपको प्रिकॉशन, क्या प्रिकॉशन फॉलो करना है आपको, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा इस वाले चैप्टर में। तो लास्टली क्या, तो ये इस तरीके से आपका जो चैप्टर नंबर 3 है उसका एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स आपको देना पड़ेगा आपको सारी की सारी आपकी ये वाले चैप्टर्स में। तो इस तरीके से आपके चैप्टर नंबर 3 के सब हेडिंग्स रहेंगे। तो ये सब हेडिंग्स आपके हिसाब से वेरी हो सकते हैं आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से। तो क्लियर है। तो सबको चैप्टर नंबर 3 में क्या चीजें करना होगा वो आपको अभी क्लियर हो गया होगा आई थिंक। नेक्स्ट देखते हैं प्रिलिमिनरी स्टडीज फॉर अ थीसिस। तो चैप्टर नंबर 4 अपना रहेगा प्रिलिमिनरी स्टडीज से रिलेटेड। तो चैप्टर नंबर 4 is preliminary study. Chapter number 4 deals with the details of preliminary study that contains the thing done before the actual discussion of the presentation of the result. तो जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया है उसका प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी आपका टॉपिक है उसका रिजल्ट लिखने के पहले आपको प्रिलिमिनरी स्टडीज करना पड़ता है। If the work is experimental, this chapter talks about the aspects like setting up, setup, calibration, uncertainty analysis, selection of parameters, etc. तो इस वाले चैप्टर्स में आपको क्या करना है, अगर आप एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगा रहे हो तो वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप किस तरीके से लगाओगे वो आपको प्रिलिमिनरी स्टडीज में आएगा, क्योंकि आप एक्सपेरिमेंटेशन करोगे वहां से आपका एक्चुअल प्रोडक्ट हो गया, वहां से आपका एक्चुअल प्रोजेक्ट हो गया। और वो प्रोजेक्ट को किस तरीके से सेटअप कैसा लगाने का वो आपका एक्चुअल प्रोजेक्ट नहीं है। सेटअप तो कैसा लगाएंगे वो आ जाएगा आपका प्रिलिमिनरी स्टडीज के अंदर में। फिर अगर आप थर्मोकपल्स वगैरह यूज करें या कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करें तो वो इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन करना ये आ जाएगा आपका प्रिलिमिनरी स्टडीज में, क्योंकि जो भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हो वो प्रॉपर रीडिंग दे रहा कि नहीं दे रहा, इसके लिए अपने को कैलिब्रेशन करना पड़ता है। तो वो आ जाता है कैलिब्रेशन के अंदर में। अनसर्टेनिटी एनालिसिस बोले तो जो इंस्ट्रूमेंट है वो बराबर उसका जो टॉलरेंस है वो कैलकुलेट करना वो आता है अनसर्टेनिटी एनालिसिस में। और लास्टली आता है सिलेक्शन ऑफ पैरामीटर्स। तो आप कौन से पैरामीटर्स सिलेक्ट करने वाले हो वो सारी चीजें। तो सब हेडिंग कैसी रहेंगी अपने 4th चैप्टर की, सबसे पहला रहेगा प्रिपरेशन ऑफ सेटअप, मतलब आप कैलकुलेशन इन डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंटल सेटअप। इसमें आप कैलकुलेशन देंगे डिजाइन कैसे किया आपने एक्सपेरिमेंटल सेटअप का। जैसा मैंने बताया कि आपने गियर यूज किए तो कौन से साइज का गियर यूज किए, कौन सा गियर यूज किए, वो गियर के ऊपर में कितने टीथ है, तो उसका आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है। वही गियर क्यों यूज किए, उसके अलावा दूसरा गियर क्यों यूज नहीं किए, आपने गियर ड्राइव क्यों यूज किए, तो उसका कैलकुलेशन करना पड़ता है। ये सारी चीजें आ जाता है अपना प्रिपरेशन ऑफ सेटअप में। फिर कैलिब्रेशन में, कैलिब्रेशन इज द कंपैरिजन मेजरमेंट वैल्यू बाय अ डिवाइस अंडर द टेस्ट हु स्टैंडर्ड से उसको कैलिब्रेट करना पड़ता है। अनसर्टेनिटी एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द अनसर्टेनिटी इन द मेजर क्वांटिटी दैट आर यूज्ड टू कैलकुलेट द डिराइव्ड क्वांटिटी। और सिलेक्शन पैरामीटर में यूजफुल इन द सिलेक्शन ऑफ पैरामीटर रिक्वायर्ड फॉर द एनालिसिस। आप कौन से पैरामीटर यूज कर रहे हो वो सारी चीजें ये 4.4 तक के आपके प्रिलिमिनरी स्टडीज आएगा। तो ये चैप्टर नंबर 4 इस तरीके से आपको लिखना है। देन चैप्टर नंबर 5 रहेगा अपना रिजल्ट एंड डिस्कशन। तो रिजल्ट एंड डिस्कशन किस तरीके से लिखना पड़ता है वो अभी अपन आगे में देखेंगे। तो चैप्टर नंबर 5 अपना रहेगा रिजल्ट एंड डिस्कशन। तो चैप्टर नंबर 5 डील्स विद द रिजल्ट एंड डिस्कशन, द मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर वर्क ऑफ द थीसिस। तो ये जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने काय का पूरे थीसिस का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो रिजल्ट एंड डिस्कशन है, कि आपने अभी तक के जो भी चीज की है उसमें क्या चीज फाइंड आउट की है वो आपको ये सारी चीजें आपको ये वाले चैप्टर में लिखने वाला है। तो दिस इज द हार्ट ऑफ योर थीसिस। ये तो रिजल्ट एंड डिस्कशन ये जो चैप्टर है इसको हार्ट ऑफ द थीसिस बोला जाता है, वेयर ऑलमोस्ट अटेंशन हैज टू बी गिवन इन फ्रेमिंग इट। तो इसको बनाने के लिए बहुत ज्यादा अटेंशन से इसको बराबर लिखना पड़ता है। द रिजल्ट एंड डिस्कशन नॉर्मली डील्स विद द डिफरेंट पैरामीटर बोथ इनपुट एंड आउटपुट। तो रिजल्ट एंड डिस्कशन में आपको आपने इनपुट क्या दिया है और आपको आउटपुट क्या मिला, इस बेसिस के ऊपर में आपको रिजल्ट एंड डिस्कशन लिखना पड़ता है। तो द की एस्पेक्ट आर with a certain input how the output is varying and how you are better the previous result। अगर अपन ने कुछ इनपुट दिए तो अपना आउटपुट क्या मिल रहा है। अगर इनपुट अपन ने कम किए कोई चीज का तो अपना आउटपुट क्या मिलता है वो अपने को देखना पड़ता है। अगर आउटपुट अपन ने बढ़ाया, अगर अपन गाड़ी की स्पीड बढ़ा रहे तो अपने को आउटपुट क्या मिलेगा, गाड़ी की स्पीड कम कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से अगर आपका जो प्रोजेक्ट है आपने इनपुट क्या दे रहे हो उसके हिसाब से आउटपुट कैसे वेरी होगा ये आपको रिजल्ट वाले सेक्शन में और डिस्कशन वाले सेक्शन में लिखने वाला है। और इसमें आपको बताना पड़ता है कि अगर आप कोई किसी का
पहले का प्रोजेक्ट ले रहे हो और वो वाले प्रोजेक्ट की जो रीडिंग है उससे आपकी रीडिंग किस तरीके से अच्छी आ रही है, ये सारी चीजें आपको ये वाले सेक्शन में, रिजल्ट एंड डिस्कशन वाले सेक्शन में प्रेजेंट करना पड़ता है। क्लियर है? तो रिजल्ट एंड डिस्कशन में ये दो पार्ट अलग अलग है। तो रिजल्ट वाला पार्ट जो रहेगा उसको आप 5.1 हेडिंग दोगे, जो कि रहेगा समराइज द रिजल्ट विदाउट एनी इंटरप्रिटेशन। इसमें आप कुछ भी इंटरप्रिटेट नहीं करेंगे, इसमें आप कुछ भी फाइनल नहीं करेंगे, आप इसमें जो मिल रहा है आपको, जो आउटपुट आया आपका, वो डायरेक्टली रिजल्ट वाले सेक्शन में लिखोगे। और डिस्कशन वाले सेक्टर में आपने इंटरप्रेट फाइंडिंग ऑफ द स्टडी, तो आपको जो रिजल्ट मिला उससे आपको क्या इंटरप्रेट हो रहा है, उससे आपको क्या समझ में आया, वो आप लिखोगे कौन से 5.2 डिस्कशन वाले सेक्शन में। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है रिजल्ट कोर ऑफ द रिसर्च पेपर, तो आपने जो भी प्रोजेक्ट किया उससे रिलेटेड कोर चीजें आपने लिखोगे। डाटा जनरेटेड बाय डूइंग द रिसर्च आफ्टर वैलिडेशन वेरिफिकेशन, आपने जो भी एक्सपेरिमेंटेशन किया, आपने जो भी प्रोजेक्ट किया उससे जो भी डाटा बना वो आपको रिजल्ट वाले सेक्शन में लिखना है। दैट रिजल्ट आर इंपॉर्टेंट इन आंसरिंग द ऑब्जेक्टिव, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स थे उससे रिलेटेड आपके रिजल्ट और फाइंडिंग ऑफ द रिसर्च। देन डिस्कशन में जो भी आपने चीजें लिखी है, स्टेटिंग द कॉजेस और पर्टिकुलर रिजल्ट, अगर आपने लिखा कि इनपुट बढ़ने से आउटपुट बढ़ रहा है, अगर सपोज आपने लिखा कि मैंने इतना इतना इनपुट बढ़ाया, अगर मैंने एक इनपुट बढ़ाया तो मेरा आउटपुट 5% से बढ़ रहा है, तो ये हो गया मेरा रिजल्ट। ये मैंने कहाँ पे लिखा? रिजल्ट में। पर डिस्कशन सेक्शन में मेरे को क्या लिखना पड़ेगा कि अगर मैंने एक इनपुट बढ़ाया तो मेरा 5 आउटपुट बढ़ा, ये आउटपुट क्यों बढ़ रहा, किसके कारण से बढ़ रहा, ये मेरे को डिस्कशन वाले सेक्शन में लिखने पड़ेगा। डिस्कस द मीनिंग ऑफ द रिजल्ट, जो भी आप रिजल्ट लिख रहे हो उसका हर चीज का आपको मीनिंग देना है कहीं में डिस्कशन सेक्शन में। स्टेटिंग क्लियरली व्हाट आर द सिग्निफिकेंस, कंपेयर द रिजल्ट विद थ्योरेटिकल एक्सपेक्टेशन, तो ये सारी चीजें आती है आपके डिस्कशन वाले सेक्शन में। देन लास्टली आपको कंक्लूजन, तो आपने जो भी चीजें फाइंड आउट की है उससे आपको क्या चीज मिली है, क्या चीज आप अच्छी चीज मिली है, आपका प्रोजेक्ट अच्छा है बुरा है क्या है, वो सारी चीजें आपको ये वाले सेक्शन में, कंक्लूजन सेक्शन में लिखना पड़ता है। तो चैप्टर नंबर 6 डील्स विद द कंक्लूजन, अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर थीसिस, दिस प्रोवाइड द वे फॉर अदर रिसर्चर who will extend your work or get ideas of technological improvement that has taken place because of you। तो ये वाला जो कंक्लूजन सेक्शन है, इससे दूसरे लोगों को एक आइडिया मिल जाएंगी, या आपका प्रोजेक्ट एक तो वो एक्सटेंड कर सकते हैं आगे में, या फिर उसको एक आइडिया मिल जाएंगी कि नई टेक्नोलॉजी क्या चीज डेवलप हुई है मार्केट में, उससे रिलेटेड कंक्लूजन से आपको एक आइडिया मिल जाती है कि कौन सी नई टेक्नोलॉजी आपने डेवलप किया मार्केट में। तो जो भी पढ़ने वाला उसको इस चीज से पता चल जाएगा, और अगर आपका प्रोजेक्ट उसको आगे में बढ़ाना है, एक्सटेंड करना है, तो वो ये चीज को पढ़ के एक्सटेंड कर सकता है। बेस्ड ऑन they may think of other aspect of improving the technologies further or vary the parameter that you cannot covered oblique attempted so far। तो आपने जो चीजें नहीं की हो इम्प्रूवमेंट करने के लिए प्रोजेक्ट के अंदर में, वो चीज वो दूसरे रिसर्चर्स ये वाला पढ़ने के बाद में उसको समझ में आ जाएगा और वो इम्प्रूव कर सकते हैं। इफ देयर इज अ चांस ऑफ एनी फर्दर वर्क, द हेडिंग ऑफ चैप्टर विल बी चेंज टू कंक्लूजन एंड फ्यूचर वर्क। अगर आपका जो प्रोजेक्ट आपने जो बनाए हो उस वाले प्रोजेक्ट में फर्दर इम्प्रूवमेंट का अगर कुछ स्कोप है, जो भी आपने बनाए हो उसमें अगर फर्दर कुछ इम्प्रूवमेंट का स्कोप है आपके प्रोजेक्ट में, तो ये जो चैप्टर की हेडिंग जो कंक्लूजन दिया हुआ है, ये चैप्टर की हेडिंग चेंज हो जाएंगी कंक्लूजन एंड फ्यूचर वर्क में। चैप्टर की हेडिंग क्या देंगे आप? कंक्लूजन एंड फ्यूचर वर्क इस केस में। और इन दैट केस द चैप्टर विल हैव टू सब हेडिंग्स लाइक, और इस वाले अगर फ्यूचर वर्क रहेगा आपके इसमें तो दो सब हेडिंग हो जाएंगी चैप्टर में। सबसे पहली रहेंगी 6.1 कंक्लूजन, तो इसमें आपको कंक्लूजन, आपका जो भी फाइंड आउट किया आपने प्रोजेक्ट जो भी बनाया उसका कंक्लूजन लिखना पड़ेगा। और 6.2 रहना पड़ेगा आपका फ्यूचर स्कोप, तो फ्यूचर वर्क या फ्यूचर स्कोप, तो आपके प्रोजेक्ट में फ्यूचर क्या स्कोप कर सकते हैं, फ्यूचर में क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, तो ये आपको इस वाले चैप्टर में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ के जितने भी थे ये हो गया अपने थीसिस के चैप्टर। तो अभी तक के अपन ने इंफॉर्मेशन पेजेस देख लिए किस तरीके से लिखना है, क्या क्या रहता है इंफॉर्मेशन पेजेस में। उसके बाद में एब्स्ट्रैक्ट किस तरीके से लिखना है वो मैंने बताया। उसके बाद में अपन ने मेन चैप्टर्स जो रहते हैं थीसिस के, कौन से चैप्टर्स किस किस तरीके से लिखना है, वो सारी चीजें मैंने अभी तक के बताया। तो नेक्स्ट जो रहता है ये है अपना रेफरेंस। रेफरेंस बोले तो आपने जो भी लिटरेचर रिव्यू पेपर पढ़े या जो भी चीज करे हो, वो सारी चीजें आपको एक कहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिली, लिटरेचर रिव्यू कहाँ से किए, आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिली, अगर आपने बोले कि मैंने ये गेयर यूज किया तो वो गेयर किसने यूज किया था, उसने क्या एडवांटेज मिला था, तो वो सारी चीजें आपको कहाँ से आपने वो चीजें फाइंड आउट की है वो आती है सारी चीजें रेफरेंस में। तो रेफरेंस ऑल्सो फॉर्म द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द थीसिस, पर रेफरेंस कोई चैप्टर नहीं रहता है, इसके पहले तक के चैप्टर रहता है, रेफरेंस सिर्फ एक हेडिंग रहेंगी। तो रेफरेंस ऑल्सो फॉर्म द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द थीसिस।
रेफरेंस कैन बी प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द थीसिस इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर फर्स्ट नेम। तो रेफरेंस जो रहते हैं जो भी थीसिस में रहेगा वो एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में लिखना पड़ता है अपने को, और वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। और रेफरेंस कैन बी फॉर अ जर्नल, रेफरेंस कहाँ से ले सकते हैं आप, एक तो जर्नल से, बुक से, चैप्टर इन ए बुक एंड वेबसाइट और एनी अदर सोर्सेज। जर्नल बोले तो जो आपने रिसर्च पेपर डाउनलोड किया या फिर आपने कोई बुक से यूज कर रहे हो, आप कोई बुक उसमें वो टॉपिक होगा आपसे चैप्टर प्रोजेक्ट से रिलेटेड, या फिर कोई एक चैप्टर यूज कर रहे हो बुक में का, या फिर कोई वेबसाइट के थ्रू आपने इंफॉर्मेशन निकाले, तो ये सारी चीजें आपकी रेफरेंस में आएंगी। और यूजी पीजी एमएस पीएचडी दिस फॉलो योर कॉलेज ऑब्लिक इंस्टीट्यूट मॉडल। तो ये जो रेफरेंस का जो फॉर्मेट रहता है ये स्पेसिफिक फॉर्मेट रहता है, तो आप जो आपका कॉलेज या इंस्टीट्यूट जो आपने दिया है वो आप यूज कर सकते हो, पर जबकि दूसरे इसका भी अलग फॉर्मेट रहता है। फॉलो दैट फॉर्मेट एंड डू जस्टिस टू द वे द अपीयर इन दिस थीसिस। तो जो भी आपको रेफरेंस का फॉर्मेट दिया जाता है वही रेफरेंस के फॉर्मेट में आपको लिखना है। एनी जर्नल और कॉन्फ्रेंस विल हैव स्पेसिफिक फॉर्मेट ऑफ द रिसर्च पेपर। तो अगर आपको जो आपका टॉपिक है उसके ऊपर में अगर आप रिसर्च पेपर लिख रहे हो तो वो रिसर्च पेपर जो भी जर्नल में आप सबमिट करोगे वो जर्नल का स्पेसिफिक फॉर्मेट रहता है रेफरेंस लिखने का, तो आपको वही फॉर्मेट में रेफरेंस लिखना पड़ता है। और जब आप थीसिस लिखते हो तो आपको जो भी कॉलेज से जो भी फॉर्मेट मिला रहता है थीसिस का रेफरेंस का, आपको वही फॉर्मेट में आपको रेफरेंसेस लिखना पड़ता है। यहाँ पे कुछ फॉर्मेट दिया हुआ है रेफरेंस के, किस तरीके से रेफरेंस लिखा जाता है। तो रेफरेंस फॉर्मेट एग्जांपल, सबसे पहला तो रेफरेंस टू अ जर्नल। अगर आप कोई रिसर्च पेपर जर्नल का में से रिसर्च पेपर लिए हुए हो तो उसका रेफरेंस किस तरीके से लिखोगे, तो उसका रेफरेंस लिखने के लिए सबसे पहले आपको जो भी ऑथर्स रहेंगे उसके ऑथर्स के नाम लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद में वो ऑथर जो आप रिसर्च पेपर लिखे हो वो रिसर्च पेपर का टाइटल रहेगा। फिर उसके बाद में और वो जो रिसर्च पेपर है वो कौन से जर्नल में पब्लिश हुआ है वो जर्नल का नाम और उसका आईसीएन नंबर। तो उसके बाद में कौन से साल में वो पेपर पब्लिश हुआ है उसका साल, और उसके बाद में वो जर्नल में कौन से पेज नंबर से कौन से पेज नंबर तक के वो पेपर है उसका पेज नंबर। तो इस तरीके से जर्नल का आपको रेफरेंसेस लिखना पड़ता है। उसका पहले सबसे पहले तो ऑथर्स के नाम, फिर टाइटल ऑफ द पेपर, फिर कौन से जर्नल में पब्लिश हुआ है, और उसके बाद में वो जर्नल के आईएसएन नंबर, उसके बाद में कौन से साल में, और उसके बाद में उसका पेज नंबर। तो ये हो गया अपना जर्नल के लिए फॉर्मेट। उसके बाद में रेफरेंस टू अ बुक, अगर कोई आप बुक से ले रहे हो, कोई बुक से आपने टॉपिक लिया है तो वो जो बुक के ऑथर का नाम, वो बुक किसने लिखी है, उसके बाद में वो बुक का टाइटल, वो कौन से बुक से लिए हो आपने, बुक के ऑथर का नाम, बुक का टाइटल, उसके बाद में वो बुक किसने पब्लिश की है, वो बुक का पब्लिशर कौन है। जैसे इसमें लॉन्ग मैन ये एक पब्लिशर है तो वो बुक का पब्लिशर। उसके बाद में उसके पहले उसका एडिशन, फर्स्ट एडिशन है, फोर्थ एडिशन है, सेकंड एडिशन है, वो बुक कौन से एडिशन की उसके एडिशन। उसके बाद में उसका पब्लिशर का नाम और वो बुक कौन से साल पब्लिश हुई है उसका ईयर। तो इस तरीके से आपको ये बुक के लिए रेफरेंस लिखना पड़ता है। और अगर आप कोई वेबसाइट से ले रहे हो, कौन से वेबसाइट से ले रहे हो वो वेबसाइट का पूरा नाम, और उसके बाद में वो वेबसाइट की आपको एक लिंक देना पड़ेगा। वो जो आपका सर्च बार में जो लिंक आती है वेबसाइट की, वो वेबसाइट की आपकी यहाँ पे आ जाएंगी लिंक। उसके बाद में वो कौन से साल में वो पब्लिश हुआ है वो वेबसाइट के ऊपर में वो भी वहां पे मिल जाएगा वो साल। और उसके बाद में ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा एक्सिडॉन बोले तो वहां पे आपको लिखना पड़ेगा आपने वो कौन से दिन एक्सिस्ट किए थे, कौन से दिन आपने उसको देखे थे, वो कौन से दिन आपने वहां से पढ़ाई लिए है वो लिंक से, कौन से दिन आपने उसको पढ़े थे वो लिंक से। तो वो यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि वेबसाइट से हो सकता है वो बाद में जब अगर आपने ये कर दी है, पब्लिश कर दी है आपकी थीसिस, और अगर कोई पढ़ रहा है और वो अगर ये वेबसाइट के ऊपर में जाके देखता है और वो डाटा उसको मिलता नहीं है तो वो बोलेगा कि आपने फेक रेफरेंस डाला है। तो आप ये अगर आपने यहाँ पे डेट डाल दी है कि ये डेट को मैंने देखा था, तो आपको ये ऑथेंटिकेशन हो जाता है कि ये जो डेट है ये डेट तक के वहां पे डाटा था, उसके वो डेट के बाद में नहीं है, तो अभी उसके लिए आप जवाबदार नहीं रहोगे। तो इसलिए यहाँ पे ये वेबसाइट का जब भी लिखते हो तब यहाँ पे आपको डेट मेंशन करना है कि आपने कौन से कौन से दिन वो आपने उसको सर्च किया। तो इस तरीके से रेफरेंस फॉर्मेट है आपके रेफरेंसिंग के। तो जर्नल का इस तरीके से लिखना है, बुक का अगर ले रहे हो तो इस तरीके से, और वेबसाइट का इस तरीके से आपको मेंशन करना है। रेफरेंस में कोई भी www.google.com, wikipedia.com, कोएरा ये फालतू के रेफरेंसेस नहीं लिखेंगे। क्लियर है, रेफरेंसेस स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो फाइनली
अगर थीसिस सबमिट करने के पहले ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको चेक करना चाहिए हरदम। तो सबसे पहले तो जो भी थीसिस आपने लिखी है वो उसकी स्पेलिंग चेक कर लो, जो भी आपने थीसिस में लिखा है। लास्टली पेज सेटिंग, पेज जो है पेज नंबर बराबर दी है वो देख लो। फिर प्रॉपर टाइटल्स एंड सबहेडिंग, जितने भी अपन ने अभी तक के चैप्टर्स के नाम देखे वो प्रॉपरली है क्या, उसके अंदर में जो सबहेडिंग्स है वो प्रॉपरली है क्या। फॉर्मेटिंग देख लो, जो आपको फॉर्मेटिंग दिया गया है, जो आपको फॉन्ट दिया गया है, जो साइज दिया गया है, जो दिया गया वो सारी चीजें। उसके बाद में रेफरेंस के फॉर्मेट, जो आपको रेफरेंस के फॉर्मेट जो अभी मैंने बताया वही फॉर्मेट में रहना चाहिए। फिगर फिगर ऐसे डालो जिसकी विजिबिलिटी हो, जो दिख सके, नहीं तो पता चल रहा है छोटे छोटे फिगर्स डाल दे रहे हो, कुछ दिख नहीं रहा है। और स्पेलिंग ऑफ नेम्स, तो जितने भी आपके नाम लिखे हो आपने वो, जैसा आपके नाम हो गए, आपके दोस्तों के, गाइड के, जो भी आप जिसको भी एक्नॉलेज कर रहे हो उनके सभी के नाम आपको स्पेलिंग वगैरह बराबर चेक करना है थीसिस के अंदर में। तो ये सारी चीजें आपको थीसिस में इस तरीके से थीसिस आपको लिखना पड़ता है। क्लियर है? तो थैंक यू वेरी मच।